हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू एकोहॉलिक्स यूट्यूब चैनल। आई एम श्रुति झा और आज हम एक ऐसे टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं जो सर्टेनली ईयर्स बाय ईयर्स हमको काफी न्यूज में देखने को मिला है और डे बाय डे इसके ऊपर हम जो है वो न्यूज में सुनते रहते हैं। सो द टॉपिक इज व्हाट इज मिडिल इनकम ट्रैप और क्या इंडिया इस ट्रैप के अंदर फंस चुका है। क्या है मिडिल इनकम ट्रैप, चलिए देखते हैं। सो देखिए, मिडिल इनकम ट्रैप इज अ सिचुएशन व्हेनेवर अ कंट्री कम्स टू सम ग्रोथ, एक इकोनॉमिक ग्रोथ कोई कंट्री अचीव करती है बट लेटर ऑन क्या होता है, वो ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाती है। जो फर्दर ग्रोथ होना चाहिए उस कंट्री की वो नहीं हो पाती है। तो ये जो स्टैग्नेंसी आ जाती है इसकी वजह से जो एक अपर ग्रोथ किसी कंट्री की होनी चाहिए इन ऑर्डर टू बी डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग इन नेचर, वो रुक जाती है और इसी को हम मिडिल इनकम ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है सिचुएशन। अभी जिस तरीके से इंडिया में भी सिचुएशन चल रही है तो बहुत तरीके से हमने देखा हुआ है कि इंडिया अभी डायरेक्टली इस ट्रैप में डिक्लेयर्ड नहीं है कि इंडिया इज इन मिडिल इनकम ट्रैप, बट क्योंकि सिचुएशन अभी ऐसी बनी हुई है जो अगर हम पर कैपिटा इंडिया की देखें तो वो इस नंबर पर आकर खड़ा है कि वो ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं और हम डेवलप्ड नेशन की तरफ अगर हम अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखें तो वो हमको कम दिख रहा है इन फ्यूचर। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोज आफ्टर रीचिंग टू सर्टेन मिडिल इनकम लेवल्स। ठीक है, एक मिडिल इनकम लेवल पे आने के बाद वो जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट हो जाती है, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम एडवांसिंग टू हाई इनकम स्टेटस। अब अगर हम यहां पे इनकम ब्रैकेट्स की बात करें कि हम किस इनकम ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, कौन सी इनकम लोअर इनकम कहलाती है, कौन सी हाई इनकम कहलाती है, तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 विच इज पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, तो उनका ये मानना है कि अगर लो इनकम कंट्रीज की आप बात करते हो तो यहां पे उनकी पर कैपिटा या तो 1135 डॉलर्स तक होती है या उससे कम होती है। फिर अगर आप लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज की बात करो तो यहां पे ये ब्रैकेट दिया गया है कि 1136 से 4465 डॉलर्स तक की ये जो इनकम ब्रैकेट होता है। फिर अगर आप अपर मिडिल इनकम की बात करोगे तो यहां पे 4466 से लेकर 13845 तक का ब्रैकेट होता है और इंडिया सर्टेनली इसी ब्रैकेट में फॉल करता है। और अगर आपको हायर इनकम कंट्रीज की तरफ जाना है तो उनका इससे ज्यादा इनकम होना चाहिए पर कैपिटा, GNI पर कैपिटा विच इज ग्रॉस नेशनल इनकम, वो होना चाहिए अबव 13,845 डॉलर्स। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस इज अराउंड 86,000 और जापान की भी आप बात करो तो वो भी 33,000 GNI पे अभी स्टैंड करते हैं, तो वो डेफिनेटली इस इनकम के तो ऊपर जा चुके हैं। अब अगर हम प्यारे भारत की बात करें तो यहां पे देखिए अभी का जो करंट का डेटा है वो हमारी इनकम अगर हम देखें PPP के अकॉर्डिंग तो यहां पे परचेसिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग अगर हम अपनी GNI इनकम देखेंगे पर कैपिटा तो देखिए ये आपकी आ रही है 11,112 डॉलर्स। तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि हम अपर मिडिल इनकम वाले ब्रैकेट में अभी खड़े हुए हैं और हमारे लिए अब यहां हायर इनकम तक जाना और डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आना एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए बना हुआ है। अब नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिडिल इनकम ट्रैप, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इस ट्रैप की, किस तरीके से आप बोलोगे कि हाँ इस अब ये फीचर्स हैं तो ये कंट्री जो है नाउ द कंट्री इज इन द मिडिल इनकम ट्रैप। तो देखिए फर्स्ट तो आपका हो गया स्टैग्नेंटिंग ग्रोथ, ये तो हमने पहले ही देख लिया था डेफिनेशन में कि आपकी ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेंट हो जाती है, वो कंटिन्यूअसली ग्रोइंग स्टेज में दिखती नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोज डाउन एंड द कंट्रीज लूजेस इट्स कंपेटिटिव एडवांटेज। तो यहां पे फेलिंग टू कंपीट विद द एडवांस्ड इकोनॉमीज, जो भी ओवरऑल एडवांस्ड इकोनॉमीज पूरे वर्ल्ड में ऑपरेट कर रही हैं उनके साथ आप कंपीट करने में फेल कर जाते हो और इसी वजह से जो आपकी ग्रोथ है वो ग्लोबल लेवल पे स्टैग्नेंट हो जाती है। फिर अगर आप प्रोडक्टिविटी की बात देखो तो प्रोडक्टिविटी में देखिए जब आपके इंस्टीट्यूशंस इफेक्टिव होंगे, जब आपका एजुकेशन अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी कंट्री का अच्छा होगा तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ती है। बट ये सारी चीजों में अगर लूप होल्स कहीं पर पाए गए तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली आपकी कंट्री की डिक्रीज हो जाती है। तो ये हम अगर देख रहे हैं, ये सारे ही कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, सारी कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि मिडिल इनकम ट्रैप में अगर कोई कंट्री फंसती है तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उस कंट्री की इकोनॉमी में देखी जाती हैं। फिर अगर आप देखो इनकम इनइक्वालिटी, तो यहां पे
जो एक डिस्पैरिटी बनी रहती है इनकम की किसी कंट्री में, कि आप जो अगर देखो रिच है तो वो रिच से रिच हुआ चला जा रहा है, बट जो पुअर है वो पुअर टू पुअर ही होता चला जा रहा है। जो एक बीच में इक्वालिटी आना चाहिए इनकम की, वो नहीं आ पाती है। इस वजह से भी जो है मिडिल इनकम ट्रैप में कोई कंट्री जो है वो फंस के रह जाती है। फिर अगर आप देखो एक्सपोर्ट चैलेंजेस, तो यहां पे देखिए डिपेंडेंस ऑन अ नैरो रेंज ऑफ एक्सपोर्ट्स। हो सकता है कभी कभी आपकी कंट्री जो है वो हर एक एक्सपोर्ट लेवल में या हर एक प्रोडक्ट में आगे ना हो, तो कुछ सर्टेन लेवल पे सर्टेन ही कुछ एक बंच ऑफ एक्सपोर्ट्स पे आपकी कंट्री डिपेंडेंट है, तो ऐसे में एक डाइवर्सिफिकेशन जो इकोनॉमी का होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो ये भी एक बहुत ही मेजर कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम देखते हैं कि भाई कॉजेस क्या हैं, क्या कॉजेस किसी भी कंट्री के हो सकते हैं इन ऑर्डर टू फॉल इनटू द मिडिल इनकम ट्रैप। तो देखिए सबसे पहला तो हो गया लो लेवल्स ऑफ इनोवेशन। आपको पता है कि अगर आप कोई इमिटेशन करते रहोगे किसी भी कंट्री के प्रोडक्ट की या फिर किसी भी कंट्री की टेक्नोलॉजी की, आप इमिटेशन करते रहोगे, नकल करते रहोगे और इनोवेशन की तरफ नहीं जाओगे, तो फिर वो आपकी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, कोई भी चीज को हमें आगे बढ़ने के लिए अगर हमें अपनी लिमिट को क्रॉस करना है तो हमें कुछ सीखना पड़ता है, हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करना पड़ता है। तो वो लिमिटेशंस अगर एक कंट्री को क्रॉस करनी है तो वहां पे ही तब देखा जाएगा कि आपकी जो इनोवेशन है उसमें आपको ध्यान देना होगा। अगर आपकी इनोवेशन लो रहेगी, रिसर्च पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वो आपका एक कॉज हो सकता है इन ऑर्डर टू फॉल इनटू द मिडिल इनकम ट्रैप। अब यहां पे स्किल गैप्स, सर्टेनली कंट्रीज में स्किल गैप्स देखा जाता है। लेबर फोर्सेस में ले लीजिए या फिर आप किसी भी प्रोफेशनलिज्म कैटेगरी में देख लीजिए, तो अगर आपके पास काम करने की स्किल नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली लेबर जो है वो आगे जाके बहुत टाइम तक टिक नहीं पाता उस काम में, क्योंकि वो उसको एंजॉय नहीं करता या फिर उसको उस काम को करने से डर लगता है, बिकॉज सर्टेनली ही इज नॉट स्किल्ड इन दैट वर्क मच। तो ये एक स्किल गैप भी है, ये भी एक मेजर कॉज है किसी भी कंट्री का मिडिल इनकम ट्रैप में फॉल करने के लिए। नाउ थर्ड इज द इंस्टीट्यूशनल वीकनेस। इफ योर इंस्टीट्यूशंस आर बैडली करप्ट टू द रूट्स, ठीक है, और हर चीज में इनएफिशिएंसी आ रही है, एक अकाउंटेबिलिटी की कमी है, रिस्पॉन्सिबल नेचर की कमी है, तो ये सारी चीजें भी आपकी कंट्री को मिडिल इनकम ट्रैक में धकेल सकती हैं। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स, यहाँ पे अगर आपके कंट्री में स्कूल्स हो गए, रोड्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं, रेलवेज हो गया या जो भी हैं, उनकी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कमी है, तो आप ऑटोमेटिकली सोच सकते हो कि जो इकोनॉमी है, जो ग्रोथ है, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है इन सारी चीजों से, तो वो भी फिर आपकी इकोनॉमी में आपको एक ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। मूविंग टुवर्ड्स कंट्रीज दैट अवॉइडेड द ट्रैप। अब एमआईटी की बात कर रहे हैं, मिडिल इनकम ट्रैप की बात कर रहे हैं, तो ऐसी कोई कंट्रीज हैं जो इसमें फॉल करने वाली थी बट सर्टेनली फॉल नहीं करी और वो इससे आगे बढ़ गई। तो डेफिनेटली है यहाँ पे साउथ कोरिया है, ताइवान है, सिंगापुर है। तो ये जो 3 कंट्रीज है, इन्होंने अपनी कंट्री के जो बॉटलनेक्स हैं उनको समझा, लूप होल्स को स्टडी किया और सर्टेनली लेटर ऑन दे वर्कड ऑन filling those loopholes, which is by creating the infrastructure, world class infrastructure डेवलप किया गया, एजुकेशन पे ध्यान दिया गया, इनोवेशन एंड रिसर्च पे फोकस किया गया। तो इन सारी चीजों से ये जो कंट्रीज हैं उन्होंने मिडिल इनकम ट्रैप का जो एक जाल था उसको पार कर लिया। अब कौन सी कंट्रीज रिस्क पे बनी हुई है, तो इंडिया तो डेफिनेटली रिस्क पे है, हमने पहले भी देखा, बिकॉज 11,000 के आसपास जो है हमारी पर कैपिटा जीएनआई है, तो हम डेफिनेटली उस रिस्क पे बने हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप देखो तो यहाँ पे ब्राजील, साउथ अफ्रीका एंड थाईलैंड, ये जो है अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं और मिडिल इनकम कंट्रीज ये ऑलरेडी हैं और इससे ऊपर ये अब आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स, इज इंडिया अ मिडिल इनकम ट्रैप कंट्री? ये हमारी जो प्यारा भारत है वो क्या मिडिल इनकम ट्रैप में है? तो देखिए, अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करें तो आप अगर एक एनालिटिक्स की तरफ जाओ तो अभी एज ऑफ नाउ 108 कंट्रीज आर देयर व्हिच आर ऑलरेडी इन मिडिल इनकम ट्रैप, और अगर ओवरऑल इसका देखो तो 75% पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इज इन मिडिल इनकम ट्रैप। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मेजर चंक ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड इज इन द मिडिल इनकम ट्रैप, राइट? तो ये ट्रैप में ऑलरेडी फंसे हुए हैं। हमारे भारत के ऊपर भी ये जो खतरा है वो मंडरा रहा है। अब हम जो है वो एस्पायर कर रहे हैं इन ऑर्डर टू have a $5 trillion economy, and later on we are aspiring to be a developed nation up to the year of 2047. तो ये जब मिडिल इनकम ट्रैप का एक चैलेंज हम ओवरकम नहीं करेंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे, तो ये जो बड़ा हमारा थॉट है, हम इस जो गोल को अचीव करना चाहते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग फैक्टर होगा। क्योंकि हमारे लिए अगर हम एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें, जो कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बात करें, तो वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि इंडिया अभी जिस
सिचुएशन में है उससे उबरने के लिए इंडिया विल टेक 75 ईयर्स। तो आप खुद सोच सकते हो कि एक बहुत लंबा समय यहां पर बोला जा रहा है इंडिया को, कि अगर इंडिया को मिडिल इनकम ट्रैप वाली सिचुएशन से बाहर आना है, इस ट्रैप में बहुत बुरी तरीके से नहीं फंसना है, तो इट विल टेक 75 ईयर्स। ऐसे में ऐसे जब स्टैटिस्टिक्स आती हैं, ऐसे में जो आपके मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं आपकी कंट्री के, वो अचीव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बना रहता है। Now, moving towards the India's debt situation, क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया के ऊपर ये जो खतरा है वो मंडरा रहा है? तो देखिए, हमारा जो डेट है, इंडिया का डेट है, वो 83% अकाउंट करता है ऑफ आवर जीडीपी। तो 83% ऑफ जीडीपी इज ओनली गोइंग इन गिविंग डेट। तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट पेमेंट्स पूरी की पूरी चुकानी पड़ती हैं, और जब उनका आधा से ज्यादा पैसा जब डेट पेमेंट को चुकाने में जाएगा, तो आप खुद सोच सकते हो कि जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है उससे वो क्या क्या करेंगे। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, सब्सिडीज देंगे, कि और बाकी चीजों में फोकस करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बना रहता है। फिर इसके बाद अगर आप देखो क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या होता है कि भैया अब क्या होता है, जब एक्सटेंसिव गवर्नमेंट बोरोइंग है, ठीक है, उससे क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट्स जो लोन के हैं वो बढ़ जाते हैं, और जब इंटरेस्ट रेट लोन के बढ़ जाते हैं तो जो बिजनेस पावर्स हैं वो डेफिनेटली उनके पास पैसा कम आता है, तो इन्वेस्टमेंट भी वो फिर कम करती हैं। तो इन्वेस्टमेंट अगर किसी भी इंडस्ट्री में कम होगा, किसी भी सेक्टर में कम होगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी डायरेक्टली अफेक्ट होती है किसी भी कंट्री की, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी हायर टैक्सेस एंड रिड्यूस्ड स्पेंडिंग। तो यहां पे देखिए, जब गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा पैसा डेट देने में दे रही है, तो ऑब्वियसली वो अपने पास कुछ अमाउंट रखना चाहेंगे, एक रेवेन्यू रखना चाहेंगे, जिसके लिए वो टैक्सेस को रेस कर देते हैं। अब टैक्सेस को जब रेस करेंगे तो कॉमन मैन जो है उसके पॉकेट्स में बर्डन आ जाता है, और फिर हमारी परचेजिंग पावर कम होने लगती है धीरे धीरे, तो हमारी स्पेंडिंग भी कम होने लगती है। तो स्पेंडिंग से भी इकोनॉमी से पे अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस दैट व्हाई इंडिया इज स्ट्रगलिंग टू गो ओवर द मिडिल इनकम ट्रैप. Now, coming to what is the solution? Can we go over the middle income trap and can we become a developed nation? So, definitely we can become, but it is a major challenge just standing in front of all of us. और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इन पे हमको ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। उनमें से अगर हम मेन स्ट्रैटेजीज की बात करें तो 3I स्ट्रैटेजी विल वर्क फॉर इंडिया. फर्स्ट I is the investment, second I is the infusion, एंड थर्ड आई इज द इनोवेशन. तो नाम से आपको पता चल रहा होगा, इन्वेस्टमेंट. यहां पे आपको कोशिश करनी होगी कि आप ऐसा फेवरेबल सिनेरियो अपनी कंट्री में क्रिएट करिए जिससे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी है वो ज्यादा से ज्यादा आपकी कंट्री में अट्रैक्ट हो, ठीक है. इंडिया को भी इस पे फोकस करना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट जो है यहां पे ज्यादा से ज्यादा आए, जिससे हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी कैपेसिटी है, वो कंटिन्यूअसली बढ़ती रहे, ठीक है. अब नेक्स्ट अगर हम देखें कि इन्फ्यूजन की अगर हम बात करें तो देखिए यहां पे जो कंट्रीज ऑलरेडी इस इनकम गैप को पार कर चुकी हैं और जो ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उनके क्राइसिस से दूर दूर तक उनका कोई लेना नहीं रहता इकोनॉमिक क्राइसिस से, तो ऐसी कंट्रीज के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपकी कंट्री के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, या फिर आप उस सेक्टर में काम कर रहे हो बट आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो ऐसी कंट्रीज के साथ आप जो है वो हाथ मिलाएं, आप एग्रीमेंट्स करिए, आप इन्फ्यूज होइए, आप लेन देन करिए नॉलेज का कि किस तरीके से उन कंट्रीज ने भी ये जो माइलस्टोन है वो अचीव किया है और कैसे मिडिल इनकम ट्रैप की सिचुएशन से बाहर निकले हैं. तो यहां पे इन्फ्यूजन किसी भी एडवांस इकोनॉमी के साथ हमारी कंट्री का होना एक हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आ सकता है. अब अगर हम इनोवेशन पे ध्यान दें तो यहाँ पे हमें कोशिश करनी होगी कि नई से नई टेक्नोलॉजी हम भी इनोवेट करें, रिसर्च में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाएं और यहाँ पे एक बिजनेस मोड क्रिएट करें, एंटरप्रेन्योरशिप को और ज्यादा डेवलप करें, ठीक है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी हाउ इंडिया कैन अवॉइड फॉलिंग इनटू द ट्रैप. इसके पहले जो हमने 3I स्ट्रैटेजी देखी वो तो डेफिनेटली हर एक कंट्री के साथ इंडिया के लिए भी काम करेगी, बट अगर हम प्योरली इंडिया के कंटेक्स्ट में जब डिटेल स्टेप्स की बात करते हैं तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो हमें मदद कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मूव ओवर द मिडिल इनकम ट्रैप एंड प्रिवेंट आवरसेल्व्स फॉलिंग इनटू द मिडिल इनकम ट्रैप. तो पहला अगर आप देखो तो डाइवर्सिफाई द इकोनॉमी. आपकी इकोनॉमी को आप डाइवर्सिफाई किस तरीके से कर सकते हो? तो देखिए एक ही सेक्टर पे डिपेंडेंस कभी भी अच्छी नहीं होती है. इंडिया में अगर आप देखो तो मेजर चंक अगर जीडीपी का हमारा सर्विसेज सेक्टर से आता है, तो आप एग्रीकल्चर भी है हमारे यहाँ डेफिनेटली, बट उसके अलावा भी हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भी ध्यान देना होगा. उसके अलावा और
भी ऐसे सेक्टर्स हैं जो आज के एरा के हिसाब से ग्रोइंग स्टेज में हैं। अगर हम आज उन पे इन्वेस्ट करते हैं तो हम 10 साल बाद, 20 साल बाद डेफिनेटली उसका जो रिजल्ट है वो देख पाएंगे। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप दूसरा पॉइंट देखो तो इंस्टीट्यूशंस को इंप्रूव करना होगा कि ये जो करप्शन है जो डेफिनेटली रूट तक बसा हुआ है इंस्टीट्यूशंस में, उस चीज को कम करना होगा और इफेक्टिव बनाना होगा हमारे इंस्टीट्यूशंस को कि वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो अपना काम करने की तरफ। ठीक है। थर्ड इज द बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है वो मैंने कवर भी किया हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा काम कर रही है जिसमें हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको और ज्यादा रॉबस्ट और स्ट्रांग बनाने के लिए उसी डायरेक्शन में PLI स्कीम का जो है वो एक काम हो रहा है। Then fourth will be accelerate the digital scaling. Definitely we are living in a digital era and we are aspiring to become the major digital economy later on also। काफी ज्यादा हम एक significant नंबर पर आगे जाके खड़े होने वाले अगर हम डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहां उस केस में डिजिटल स्किलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर लोगों को पता ही नहीं होगा कि डिजिटल टूल्स को किस तरीके से यूज करना है, डिजिटल कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं या कैसे हम डिजिटल मीन्स के थ्रू अपने काम को आसान कर सकते हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है ना किसी चीज का। तो इसीलिए यहाँ पे स्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अवेयर करिए, सिखाइए किस तरीके से हम डिजिटल मीन्स के थ्रू अपना काम बहुत ज्यादा आसान कर सकते हैं। फिर अगर आप देखो तो R&D स्पेंडिंग हमको करनी होगी जिसमें यहाँ पे गवर्नमेंट एस्पायर कर रही है इन ऑर्डर टू इंक्रीज आवर GDP बाय 2% अप टू 2030। तो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप फोकस करो जिससे आपके जो ब्राइटर माइंड्स हैं वो किसी इनोवेशन और इन्वेंशन की तरफ आगे बढ़ सके। फिर यहाँ पे आप देखो कि फोकस ऑन इनोवेशन, R&D and innovation is related to somewhat and another। तो यहाँ पे दोनों ही पॉइंट्स जो हैं वो एक साथ ही हम देख सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए एम्ब्रेस ग्रीन टेक्नोलॉजीज, क्योंकि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हो। अब जो सिचुएशन है, अब हम एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए ही डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो आप अगर डेवलपमेंट सोच रहे हो तो आप ऐसी टेक्नोलॉजीज पे ध्यान दीजिए जो ग्रीनर इन नेचर हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर। डेफिनेटली जब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है किसी भी कंट्री में तो इन्वेस्टमेंट्स भी आपको वहां पर कम होते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्यों हमारे कंपैरिजन में चाइना के पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट जाते हैं? क्योंकि चाइना हैज द वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और वो ऐसी फैसिलिटीज और अमेनिटीज प्रोवाइड करते हैं जो कि FDIs के लिए, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा प्रोएक्टिव होती हैं, काफी ज्यादा फेवरेबल होती हैं। तो इसीलिए हमको भी उस तरीके का एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके देना होगा। फिर अगर आप देखो स्टिमुलेट एंटरप्रेन्योरशिप, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इज आल्सो प्रमोटिंग दिस एंटरप्रेन्योरशिप नेचर। और गवर्नमेंट का भी ये बोलना है कि भाई स्टार्टअप्स जो हैं वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ें और ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज भी गवर्नमेंट लेकर आ रही है कि स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है। इसके बाद अगर हम 10th पॉइंट देखें तो इंसेंटिवाइज द क्रिएशन ऑफ जॉब्स फॉर वुमेन। यहाँ पे देखिए अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको जो लेबर फोर्स मिलती है या नॉर्मली भी अगर पॉपुलेशन देखें तो वुमेन का जो एक नंबर है वो आपको बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेबर फोर्स में भी आप देखो तो डे बाय डे वुमेन आर गेटिंग एंगेज्ड इन जॉब्स। तो यहां पे आपको कोशिश करनी होगी कि ज्यादा से ज्यादा वुमेन वर्कफोर्स भी आपकी वर्कफोर्स में शामिल हों और आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। So with this we have come to an end of middle income trap session. I hope आपको ये वाला जो concept है वो clear हुआ होगा. In case you have any doubts, you can ask in the comment section. Thank you so much for watching my video and don't forget to subscribe to our channel Ecoholics. Till दिन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।